हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। कैसी चल रही है तैयारी। जेई मेंस एकदम पास में है। आई होप आप रिवीजन बढ़िया से कर रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप न्यूमेरिकल्स खुद से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ये दो बातें आप ध्यान रखिए, रिवीजन कीजिए और अब न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, खुद से पेन चलाना एक बहुत बड़ा नेसेसरी चीज़ है जो करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज पे काम कर रहे थे और क्लास 11th के एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर सीरीज है, क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बन चुकी है, डन, कंप्लीटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट जाकर देख लें। ठीक, 12th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे हम काम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस पे हम चर्चा करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये है पहला सवाल। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन वाला चैप्टर है, तो मैं इसमें कहीं कहीं क्या है थ्योरेटिकल कंटेंट भी आपके लिए लेकर आ गया हूँ बाद में रीड करने के लिए, राइट। या अभी हम साथ में ही रीड कर लेंगे, राइट। क्या बोल रहा है, अ टोरॉइड ऑफ एन टर्न्स, mean radius r, cross section area a, carrying current I is placed on a horizontal table taken as xy plane। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक टोरॉइड है ऐसे, यस, और ये जो है एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, राइट। ये ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो टोरॉइड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। यस, एन टर्न्स होंगे लाइक दिस, एन टर्न्स, इसकी बात हो रही है। और ये हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा हुआ है। अब हमको ये बात मालूम है कि टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ ऐसी होती है। इट इज समथिंग लाइक दिस, यस, ऐसी। मतलब टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी के अंदर क्या होती है, कॉन्फाइंड होती है। ठीक, अब पूछ रहा है चार चीजों में पूछ रहा है। इन केस ऑफ टोरॉइड, अब मैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट लाया हूं उसको पढ़ते हैं। इन केस ऑफ टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली कॉन्फाइंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली कॉन्फाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ टोरॉइड। ये मैंने डायग्राम बना के आपको इसलिए दिखाया कि बॉडी ऑफ टोरॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों वो कॉन्फाइंड होती है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये देखिए, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उसके फॉर्म में टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि कन्फाइंड होती है। राइट, एंड देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ टोरॉइड। तो यहाँ पर बॉडी ऑफ टोरॉइड के बाहर, मतलब यहाँ बाहर वाले रीजन में नो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसके रीजन में, बाहर वाले रीजन में, बाहर वाले रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती टोरॉइड की, राइट। तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ टोरॉइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। दिस इज बिकॉज लूप एनक्लोजेज नो करंट। अगर आप यहाँ पर ऐसे एक लूप ले लोगे, एम्पियर एंड सर्किट लूप, तो वहां पे उसमें नेट करंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। 10 मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टोरॉइड है जीरो। इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है टोरॉइड का वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि टोरॉइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा वो जीरो होता है, राइट। अब अगर हम इन जनरल, मतलब टोरॉइड के अलावा इन जनरल अगर हम बात करें, तो m जो प्रोपोर्शनल होता है वो 1/r³ की होता है, बट टोरॉइड के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही बैठ रहा है, आप पढ़ोगे अगर तो सी ऑप्शन इज सही। टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, बट अदरवाइज टोरॉइड नहीं है तो 1/r³ से वेरी करेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट। अब परमानेंट मैग्नेट एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है, ठीक। तो जो परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक, जो परमानेंट मैग्नेट होती है जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो रिटेन क्या करती है बेटा, वो रिटेन करती है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यस, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत लंबे समय के लिए रिटेन कर देती है, ठीक, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लंबे समय के लिए रिटेन होती है, राइट। अब जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, डाइपोल मूवमेंट होता है। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के इंडिविजुअल एटम्स में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है, वैसे इंडिविजुअल एटम्स में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो इंडिविजुअल एटम्स में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। यस, और ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ये एक तरीके से क्या हो जाता है, अलाइन कर जाता है। क्या कर जाता है, अलाइन कर जाता है डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये अलाइन कर जाता है, ठीक है, अलाइन इनसाइड द डोमेन। डोमेन होते हैं, बहुत सारे डोमेन होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स टाइप के, जैसे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ऐसे एक डोमेन, दो डोमेन, तीन डोमेन, चार डोमेन, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, दीज आर ऑल डोमेन्स। इन डोमेन्स के अंदर ये जो मैग्नेटिक इंडिविजुअल एटम्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं, ठीक है, एक कॉमन डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं, कॉमन डायरेक्शन में, कॉमन डायरेक्शन, यस। और इसकी वजह से एक हमको परमानेंट मैग्नेट मिलती है, इस अलाइनमेंट की वजह से हमको क्या मिलती है, परमानेंट मैग्नेट मिलती है। इस अलाइनमेंट की वजह से हमको क्या मिलती है बेटा, परमानेंट मैग्नेट मिलती है। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, गलत। मैंने बताया ना, मॉलिक्यूल का हर एक एटम का क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। द इंडिविजुअल एटम्स हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, गलत। इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं, गलत, सॉरी, बात बोल रहा है इंडिविजुअल एटम्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, बात सही है। which are all individual molecules have non-zero magnetic moment which are all perfectly aligned, perfectly aligned, ये बात गलत है बेटा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, मॉलिक्यूल डोमेन के अंदर अलाइन होते हैं, और वो डोमेन फिर अलाइन होते हैं तो उससे हमको परमानेंट मैग्नेटिज्म मिलता है। तो डोमेन्स आर परफेक्टली अलाइंड, डोमेन्स आर ऑल परफेक्टली अलाइंड, आप समझो बात को, सारे के सारे डोमेन परफेक्टली अलाइंड होते हैं तब मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिज्म हमको मिलता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डोमेन्स आर परफेक्टली अलाइंड, यहाँ पे मिलेगा अलाइन इनसाइड द डोमेन, डोमेन्स आर अलाइंड, डोमेन्स आर, इसको मैं थोड़ा और अच्छी भाषा में लिख देता हूँ जिसमें आपको समझ में आए। जो डोमेन होते हैं वो परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं, तो एटम्स जो है डोमेन बनाते हैं और फिर डोमेन अलाइन होकर परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। यस, यस, सो एटम्स अलाइन inside domain which in turn align in common direction। यस, तो जब ये ऐसा होता है तब जाके हमको क्या मिलता है, एक परमानेंट मैग्नेट मिलती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यस, नेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है, अ पैरामेट्रिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 8 एम्पियर मीटर, ठीक, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ इतना।
एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो इतना मिला, एट अ टेम्परेचर ऑफ इतना, व्हेन द सैंपल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ इतना टेम्परेचर इतना मैग्नेटाइजेशन विल बी। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन आई, मैग्नेटाइजेशन को किससे दिखाते हैं, आई, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, बी, बी क्या है बेटा, वो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, अपॉन डिवाइडेड बाई टाइम होता है टेम्परेचर इन केल्विन, टी से दिखाया टेम्परेचर इन केल्विन, सॉरी कैपिटल टी से। यस, तो ये हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है आपके नीट एग्जाम के लिए, जेई एग्जाम के लिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप देखो, बोल रहा है कि मैग्नेटाइजेशन कितना है, 8 है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड 0.6 है और टेम्परेचर 4 है, तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू बी, I1 इज प्रोपोर्शनल टू B1 अपॉन T1। I1 की वैल्यू कितना है, अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो हम कैसे कह सकते हैं, I1 इज इक्वल टू K इंटू B1 अपॉन T1, कोई कांस्टेंट आएगा ना, I1 की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक, I1 की वैल्यू कितनी, 8, K की वैल्यू पता नहीं, B1 की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 0.6, और T की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, वो मिल जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन 0.6। अब I2 की बात हम कर रहे हैं, I2 की बात, I2 को हम कैसे लिखेंगे, K इंटू B2 अपॉन T2। I2 की वैल्यू कितनी है भाई, I2 की वैल्यू कितनी, मैग्नेटाइजेशन वो हमको निकालना है, K की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 इंटू 4 अपॉन 0.6। B2 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, B2 की वैल्यू दी हुई है 0.2 T, तो ये दी हुई है 0.2, और T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16। यस, अब कैलकुलेट करो, पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 से ये 3 बार कटा, ठीक, और 4 से ये 4 बार कटा, और 4 से ये 2 बार कटा, तो ये बन गया 2/3, 2/3 एम्पियर मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, 2/3 एम्पियर मीटर इनवर्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, हमारे पास आंसर आ गया बी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये स्टार मार्क फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है फॉर जेईई एंड नीट, रिमेंबर फॉर जेईई एंड नीट। यस, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए फॉर्मूले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इज द सरफेस ऑफ अ लंप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल, लंप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे रखा हुआ है, कुछ एक लंप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, और इस लंप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के यहाँ पे पास में सरफेस है, इस सरफेस को, जिसको मैं डॉटेड बना रहा हूँ, इस सरफेस को बोला है एस, इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब बोल रहा है lines of B are necessary continuous across S. Some lines of B may be discontinuous. Lines of H are necessary continuous. Lines of H cannot be all continuous. Right? सवाल ऐसे बोल रहा है, ठीक। अब हमको पहली बात क्या समझनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, नंबर 1। पहला पॉइंट क्या है, बी जो है वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है। यस सर, कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, बात सही है, ठीक। इलेक्ट्रिक जो डायपोल है, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाती, पर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है। यस, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है मटेरियल मैग्नेट के बाहर, जैसे ये मान लीजिए कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेट के बाहर, एच आउटसाइड मैग्नेट, क्या होती है सर, वो होती है बी अपॉन म्यू नॉट।
यस सर, बी अपॉन म्यू नॉट, जहाँ म्यू नॉट बी अपॉन म्यू नॉट, राइट। और द मैग्नेटिक एच इनसाइड मैग्नेट, वो क्या होती है? वो होती है बी अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, बी अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहां म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमीबिलिटी ऑफ मटेरियल। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमीबिलिटी, पी ई आर एम ई ए बी आई एल आई टी वाई, परमीबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस लाइंस बनाती है, तो बी को अक्रॉस एस हमेशा क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। बट एच की वैल्यू, अगर हम एच की वैल्यू की बात करें, बी को तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, पर एच की अगर हम वैल्यू की बात करें तो मटेरियल के अंदर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। और मटेरियल के बाहर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी अपॉन म्यू नॉट। मतलब जैसे ही ये सरफेस क्रॉस कर रहा है एच की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब इस सरफेस पे एच क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस। भाई जैसे अंदर जब थे तब ये वैल्यू थी, और जैसे ही सरफेस के बाहर निकले, जैसे ही सरफेस के बाहर निकले तो एच क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। जैसे ही सरफेस के बाहर निकले तो एच क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी आर नेसेसरली कंटिन्यूअस, बी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और एच कैन नॉट बी ऑल कंटिन्यूअस, एच हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आंसर इज ए एंड डी। यस, यस। नेक्स्ट, अब मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कैसे, मैग्नेटिज्म कैसे आया, राइट। तो आपके मॉलिक्यूल में या आपके जो एटम्स हैं उसमें क्या होता है? उसमें एक न्यूक्लियस होता है। यस सर, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और भी चीजें होती हैं, ठीक। और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, अब मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना कि डिफरेंट डिफरेंट एटम के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और शेल की संख्या सब बढ़ती चली जाएगी, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन एक एटॉमिक करंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक एटॉमिक करंट जनरेट हो जाएगा कि नहीं? चार्ज घूम रहा है तो एक एटॉमिक करंट जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा सर। ये एटॉमिक करंट जो होता है ये एक कारण होता है, जैसे बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक करंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो एक एटॉमिक करंट, एटम के अंदर एक करंट डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से, एंड दिस एटॉमिक करंट इज द रीजन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिस एटॉमिक करंट इज द रीजन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यस। और ये इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये हमारा छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक स्पिन। ये जो इंट्रिंसिक स्पिन है, ये इंट्रिंसिक स्पिन भी मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करता है, ये इंट्रिंसिक स्पिन भी मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, ऐसे सवाल बेटा नीट में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और जेई मेन में भी आने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखना ये वाला चीज कि इवॉल्व कर, रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से एटॉमिक करंट जनरेट हो रही है, और अपने एक्सेस पे स्पिन कर रहा है, तो इंट्रिंसिक स्पिन की वजह से भी, ये इंट्रिंसिक स्पिन भी एक फैक्टर होता है किसके लिए? मैग्नेटिज्म के लिए, एक ओरिजिन या प्राइमरी ओरिजिन या एक कॉज होता है मैग्नेटिज्म के लिए, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स पर मिनट एंड, अब इसमें देखो, यस, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, क्या होती है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच,
वो किसके बराबर होती है? वो होती है n इंटू आई। n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्न्स, यस, पर मीटर ऑफ अ सोलेनोइड। यस। और आई क्या है? करंट। और बी क्या होता है? बी मैंने, एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। वो होती है म्यू नॉट म्यू आर। अब म्यू आर मैं बता चुका हूँ क्या होता है, एन इंटू आई। म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। यस। यस। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। बोला जा रहा है अ लॉन्ग सोलेनोइड हैज 1000 टर्न्स पर मिनट, मतलब एन की वैल्यू दी हुई है। कैरीज अ करंट ऑफ इतना, मतलब करंट भी दिया हुआ है। अ सॉफ्ट आयरन कोर म्यू आर भी दिया हुआ है। कोर इज हीटेड बियॉन्ड क्यूरिस टेम्परेचर। कोर को क्या किया गया है? क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड किया, क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड हीट किया गया, राइट। तो अब हमको बताना है कि क्या होगा। यस। तो सबसे पहले एच क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, कितनी होगी, तो एच की वैल्यू कितनी होगी? सर एच की वैल्यू होगी एन इंटू आई के बराबर। एन कितना है? एन है 1000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आई कितना है? 1 है। यस। तो 1000 एम्पियर मीटर हो जाएगा। हाँ। और ये जो एच है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्योंकि आप देख सकते हो एन और आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मटेरियल कैसा है, नहीं है, उसका टेम्परेचर क्या है, उससे क्या मतलब? एन और आई तो चेंज होने नहीं वाले। एन और आई विल नॉट चेंज, सो दिस विल बी कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं बी की। बी क्या है? म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। यस। और इसको आप यहां पर देखो, बी को हम कैसे लिखेंगे देखना। म्यू नॉट एन आई को एक साथ ले लो और यहाँ पे बाहर लिख लो म्यू आर। म्यू नॉट एन आई जो है वो है कांस्टेंट। कैसे सर? भाई एन आई टू कॉन्स्टेंट है, अभी मैंने समझा दिया। और म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, वो भी कांस्टेंट होता है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी कुछ कांस्टेंट इनटू म्यू आर। ये हो जाएगी बी की वैल्यू इनटू म्यू आर। यस। मतलब अगर म्यू आर बदलेगा तो बी बदलेगा, अगर म्यू आर बदलेगा बी बदलेगा। ठीक है। अब पहले हम ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है एच फील्ड इनसाइड सोलेनोइड नियरली अनचेंज। H field inside a solenoid is nearly unchanged, but the B field decreases drastically. B field क्या होगी? डिक्रीज होगी। यस। B field क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक। तो ये जो म्यू आर है ये कम होता है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू आर की वैल्यू कम होगा, तो बी भी कम होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, एच इज अनचेंज्ड। ठीक। दूसरा एच एंड बी फील्ड आर नियरली अनचेंज, ये तो गलत हो गया। बी चेंज होगा, एच चेंज नहीं होगा, ये मैंने बता दिया। द मैग्नेटाइज इन द रिवर्सेस इज डायरेक्शन, गलत है। मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि रिवर्स हो जाएगा, राइट। अब बोला मैग्नेटाइजेशन द कोर डिमिनिशेस बाय फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 8। अब इसके लिए आप समझो, जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर है, जब टेम्परेचर ऑफ आयरन आयरन कोर को हम बढ़ाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा? एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। ठीक। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए साई कितना होता है? साई सर वो होता है, ठीक है। साई फेरोमैग्नेटिक के लिए कितना होता है? सर वो होता है 10⁻³ के आसपास। और साई पैरा के लिए कितना होता है? तो पैरा के लिए वो होता है 10⁻⁻5 के आसपास। तो अगर हम इनका रेशियो ले लें, फेरो और
पैरा का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नेचर ऑफ मटेरियल बदल रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल बदल रहा है। फ्रॉम फेरो इट इज मूविंग टुवर्ड्स पैरा, तो किस फैक्टर से बदलेगा वो हमको पूछा गया, तो 10⁻³ अपॉन 10⁻5, तो ये जाएगा 10⁻8। इस फैक्टर से ये वैल्यू बदलेगी, इस फैक्टर से ये वैल्यू बदलेगी। तो बात हमारी, ये बात एकदम सही हो गई कि इस फैक्टर से 10⁻8 के फैक्टर से ये वैल्यू बदलेगी। इट इज अ करेक्ट थिंग, इट इज अ करेक्ट थिंग। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब बात हो रही है कि द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बाय अ कंडक्टिंग शेल एंड मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग इज ड्यू टू। ठीक है, अब इसके लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट के लिए हम ला दिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ फिनोमेना टू ब्लॉक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बात समझो क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ब्लॉक करता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये कोई मेटल है, इसके अंदर ये कैविटी है, दिस इज अ मेटल। अब जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही आएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये आएगा, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इस पे टच करेगी। और क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं होने दे सकता, तो यहाँ पे क्या होगी, कैविटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचेगी और ऐसे होके ये निकल जाएगी बाहर, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। यस, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। सर, ये जो कैविटी है इसके अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाएगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यस, यही बात इसमें लिखी हुई है यहाँ तक। ठीक, द कंडक्टिंग शेल कैन ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स इंटरनल कंटेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ब्लॉक कर रहा है? इंटरनल कंटेंट, उसके अंदर जो कैविटी उसमें। ठीक, और द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फील्ड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, द मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग इज डन बाय यूजिंग एन एनक्लोजर मेड ऑफ हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग के लिए हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना पड़ेगा। कैसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा? हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल, टू प्रिवेंट द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द एनक्लोजर फ्रॉम रीचिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड इट, और टू कन्फाइन मैग्नेटिक फील्ड विद इन द एनक्लोजर। तो अब मान लो सेम काम हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए करना है। तो ये कोई मटेरियल है, अगर ये मटेरियल, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो तो इस, ये जो रीजन है यहाँ पे कहीं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस ऐसे कुछ है। अब अगर ये मटेरियल, अगर ये मटेरियल जो है, अगर हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, कैसा मटेरियल होगा? हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल। अगर हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल ये होगा तो क्या होगा? तो ये हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर फेंकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अंदर नहीं घुसने देगा। तो ये जो एनक्लोजर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पाएगी, और इसी चीज को क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वैसे मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग है, बस फर्क क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कोई भी मेटल होना चाहिए, कोई भी मेटल होगा तो चल जाएगा। यहाँ पे हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, राइट? यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन एंड ऑन चार्जेस एंड कंडक्टर्स हैव फ्री चार्जेस। ये बात सही है, कंडक्टर्स में फ्री चार्ज होते हैं और ये चार्जेस पे एंड होते हैं। ये फिगर मैंने दिखाया, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से शुरू हो रही, तो ये बात सही हो गई। द लाइन्स ऑफ बी कैन ऑल्सो एंड बट कंडक्टर्स कैन नॉट एंड देम। ये बात गलत है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, वो एंड नहीं हो सकती कभी भी, तो ये बात एकदम एकदम गलत हो गई। द एल लाइंस ऑफ बी कैन नॉट एंड ऑन एनी मटेरियल एंड परफेक्ट शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ये बात सही है, किसी भी मटेरियल में बी की लाइन एंड नहीं हो सकती क्योंकि वो क्लोज लूप बनाती है, राइट? तो परफेक्ट शील्डिंग तो पॉसिबल नहीं है।
Shells of high permeability material. High permeability material can use to divert lines from inner region. ये बात सही है, हाई परमेबिलिटी मटेरियल का यूज करेंगे तो इनर रीजन तक पहुंचने से हम रोक सकते हैं। तो ए सी डी और हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसमें कम सवाल थे क्योंकि इस चैप्टर से सवाल थोड़े कम आते ही हैं, और एक अर्थमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हट ही गया है, और एडवांस वगैरह में भी इसके सवाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलते आमतौर पर। तो हमने इसमें जो सवाल जो हमको लगा जो नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अब मस्त तरीके से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, और हम आपके साथ तो हैं ही। बस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपके हम लेके आते रहेंगे, आप कांटेक्ट में रहिए। और ये पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल जीत शशि पर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।